अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कल एक सवाल कर रहे थे, बल्कि कर ही लिया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाली थी। और क्यों निकाली थी मैं ये बात दोहरा देता हूं कि परसों जो सवाल किया था ना, जो मैंने कल पूरा किया था, वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का सवाल था, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का। और जो एरर बताए हुए थे वो रॉ मटेरियल खरीदने और इशू करने के ही एरर थे, और उनका सीधा सीधा असर रॉ मटेरियल स्टॉक पे पड़ता था। जैसे अगर परचेज करते गलती की थी तो स्टॉक में वो गलती मौजूद थी, स्टॉक में वो गलती ठीक कर लेते थे। इशू करते हुए गलती की थी तो स्टॉक में उस गलती का असर पड़ा हुआ था। तो इसलिए हमने गिवन फिगर से शुरू किया था और एरर्स ठीक करते गए थे। ये परसों वाले सवाल की बात कर रहा हूं, चूंकि रॉ मटेरियल का स्टॉक था और गलतियां रॉ मटेरियल खरीदने और इशू करने ही की थी। इसी तरह अगर ट्रेडिंग बिजनेस गुड्स का सवाल होता और गुड्स के स्टॉक को ठीक करना होता तो एरर्स क्या बताए होते? ट्रेडिंग बिजनेस गुड्स का खरीदना, गुड्स का बेचना, इसी से रिलेटेड एरर होते हैं ना। तो उसमें भी हम क्या करते, गलत वाला स्टॉक से लिखते, शुरू करते, उसी में एरर्स ठीक कर लेते। लेकिन कल वाले सवाल में मुश्किल ये थी कि गलतियां थी रॉ मटेरियल, लेबर और एफओएच की, जबकि ठीक क्या करना था, फिनिश गुड्स का स्टॉक। ये जो डबल लिंक आ गया ना, ये मुश्किल क्रिएट कर रहा था। तो इसलिए हमें पहले गलतियां ठीक करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी पड़ी, फिर उस सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को यूज करके क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालना पड़ेगा। ये दोनों सवालों में फर्क है। जो बच्चे हौसले से जाग रहे थे उनको ये फर्क समझ आया। तो इसलिए कल सवाल में हम क्लोजिंग फिनिश गुड्स के स्टॉक से शुरू नहीं किए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ठीक निकाली। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल ली है, जो मैं कंप्लीट करके गया था, उसमें बता दीजिए, कोई पॉइंट पूछना है तो। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल ली थी। 4.42 एक था और 6 एक था, है ना? यहां तक बताएं बेटे जो पूछना। अब ये एक नॉर्मल सवाल बन गया। नॉर्मल सवाल ऐसे, उसी को मैं आगे चला रहा हूं कि हमें सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अवेलेबल हो गई, ए की 4420 और बी की, यहां तक हम पहुंच चुके हुए थे। इस साल में महीना जो भी था, क्वार्टर, हाँ क्वार्टर, साल था, इस पीरियड की सही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हम निकाल चुके। और सवाल की रिक्वायरमेंट है सही क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री निकालना। फाइफो मेथड है। तो इससे पहले जो सवाल शुरू में किया करते थे कि ओपनिंग स्टॉक भी है,
जो नए मैन्युफैक्चर हुए वो भी है, इनके यूनिट्स भी पता हो, इनकी टोटल अमाउंट भी पता हो, और क्लोजिंग यूनिट्स हम देख लें कि इसमें से हैं कि इसमें से। ये करना था अब आगे। तो क्लोजिंग यूनिट्स कितने दिए हुए हैं? हाँ दिए हुए हैं, क्लोजिंग यूनिट्स दिए हुए हैं, ये उस इनकम स्टेटमेंट के फेस पे नजर आ रहे हैं, 12,000 और 16,000। ओपनिंग कितने हैं? एक है 10,000, एक है, चले एक है 10,000। तो जो 16,000 हैं वो देखना पड़ेगा कि इनमें से है कि इनमें से है, क्योंकि फाइफो है ना, तो जानना पड़ेगा ये कितने हैं। यानी बनाए कितने, ओपनिंग पता, क्लोजिंग पता है, और सबसे पहली लाइन सेल्स पता है, तो पता चल जाएगा कि बनाए कितने, 50,000। और ये 50,000 कैसे निकला? ओपनिंग कितने थे? 10,000, प्लस कितने बनाए पता नहीं, माइनस 12 रह गए, बिक गए 48। तो ये निकाल लें, इतने पहले थे, इतने और बनाए, इतने बच गए, तो बाकी बिक गए, ये फाइंड किए। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किन में से? वो इनमें से, यानी 4420 वाले इनमें से क्लोजिंग स्टॉक मौजूद है। तो अब जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे, उसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। पहले कर लेते हैं ए को सॉल्व। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ऑफिशियली मैं अब यहां से आगे चला रहा हूं। ए करते हैं सॉल्व। कॉस्ट पर यूनिट क्या बनी? 4420 डिवाइडेड बाय 50,000, और 50,000 गिवन नहीं है तो वो हमने मकड़ी बना के बता दिया कि ऐसे निकलेंगे। तो कॉस्ट बन गई 18.4। अब जो 12,000 यूनिट्स हैं उन्हीं में से कुछ खराब भी हुए हैं, कितने? 2,000। तो उन 10,000 की अलग और 2,000 की अलग वैल्यूएशन होगी। इसके लिए हमें एनआरवी पे जाना पड़ेगा। नॉर्मल वालों की अलग, डैमेज वालों की अलग। तो जो डैमेज वाले हैं खैर मैं सवाल खोल लूं। जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उससे 20% कम पे बिकेंगे। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस किधर है? एक्सपेक्टेड बताई हुई है, फ्यूचर की बताई हुई है नहीं, तो जो पिछले साल की है उसी से काम चला लेंगे। तो एनआरवी हो जाएगी, पिछले साल की कितनी है, कैसे निकालें? टोटल सेल्स कितनी, ये पहले हम सवालों में कर चुके हैं काम। 50 40 000 40। एक यूनिट हम इतने का बेचे थे, लेकिन डैमेज की वजह से 84, ये डैमेज वाले की। तो प्रोडक्ट ए की वैल्यू क्या बन जाएगी? नॉर्मल वाले कॉस्ट पे और डैमेज्ड वाले एनआरवी पे। नॉर्मल है 10,000 88.4 पे, और डैमेज्ड है 2,000 84 पे। 884 000 16 000 1052 000। ये हो गया ए। और बिल्कुल ऐसे ही अब मैं बी कर देता हूं। किसी ने पूरा किया है? और ये ऐसे ही है, चलें शाबाश। ये मैंने ए सॉल्व किया है, इसमें आप बताएं बेटे जो पूछना है। 80% कैसे? 20% सस्ता बेच सकेंगे इसको हम, ये लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है। डैमेज वालों की एनआरवी निकाली है ना, तो वो कह रहे हैं कि 20% बिलो नॉर्मल सेल प्राइस, तो इसलिए हमने 80% कर दिया, तो सस्ती वाली प्राइस आ गई। ए हुआ है। अच्छा, और बिल्कुल ऐसे ही बी को लेके चल लें तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी?
6 मिलियन डिवाइडेड बाय कितना जी, 60,000। और ये 60,000 कैसे बने, ये बिल्कुल वैसे ही कि ओपनिंग स्टॉक कितना 15,000, बनाए कितने पता नहीं, बचे रह गए 16, बिक गए 59, तो मैन्युफैक्चर्ड आ जाएंगे 60,000। तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 100। एनआरवी डैमेज्ड की जी, जितने का पहले बेचा था, कितनी सेल्स 7670 में बेचे थे 59,000 यूनिट्स, लेकिन अब हम इतने का बेच सकेंगे 10, तो ये कॉस्ट अभी भी लोअर ही है, तो इसलिए बी के सारे क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे ही आएंगे। 16,000 कॉस्ट वाले ही, ये लीजिए। इसमें और क्या निकालना है मुझे, नहीं। हाँ जी, नोटेड। अच्छा, अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो हो गया खत्म, और कल आप इसका टेस्ट भी दे रहे होंगे। जिसका कोई बहुत संजीदा मसला वो परसों दे दे, बस दे दें टेस्ट। क्या? हाँ,
ये जो बाहर लाइन लगी होती है आपकी क्लास में अंदर आते हुए, ये अटेंडेंस चेक कर रहे होते हैं? बस वैसी एहतरामन लाइन लगी होती है, अटेंडेंस नहीं चेक कर रहे? चेक कर। हम्म, ये मंडे को ना उनको लिस्ट देना जिन्होंने टेस्ट दिया है, वो लोग अंदर आए, बाकी अंदर ना आए। ठीक, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन खत्म, इन्वेंट्री वैल्यूएशन खत्म, एक चैप्टर खत्म जिसका चांस है कि इसका सवाल, वो कौन लिख गया? तकरीबन तकरीबन कंफर्म सवाल आता ही आता है तकरीबन। अच्छा, इस चैप्टर में एक सवाल है, एक जो मेरी बुक में शायद क्वेश्चन 2 है, वो मैंने अभी नहीं करवाया, ना ही करने को कहा, क्योंकि उसमें ना थोड़ा बहुत लेबर और ओवरहेड मिक्स हुआ हुआ है। कोई बहुत टैलेंटेड बच्चा अगर ट्राई करना चाहे तो बिल्कुल कर ले, तो जो बाकी आम इंसान के बच्चे हैं वो बेशक रहने दें, चीते चीतियां हैं ना वो कर लें ट्राई, बाकी रहने दें। उसके अलावा सब पूरा पूरा हो गया, 100% पास पेपर की प्रैक्टिस भी करा दी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन खत्म। ओवरहेड्स, ये मेरी बुक में चैप्टर 2 ओवरहेड्स। अच्छा, इस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ये जो सारी डिस्कशन कर रहा हूं ये नोट करनी हो अच्छी बात है, कर लीजिएगा, ना करनी हो तो शर्म आनी चाहिए, कर लीजिएगा। तो ये मैं आपको ना सिर्फ इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करके दे रहा हूं, फिर इस चैप्टर में डिटेल में उतरेंगे कि इसमें है क्या, करना क्या है। पहले सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए आइडिया दे रहा हूं, ये सिर्फ एक तारुफी डिस्कशन है। एक बिजनेस का पहला साल था और इसने फैक्ट्री में टोटल जो फिनिश गुड्स बनाई वो बनाए 60,000 यूनिट्स, और इनको बनाने में जो टोटल खर्चा आया, डायरेक्ट मटेरियल लगा 12 लाख, डायरेक्ट लेबर खर्च हो गया 18 लाख, और एफओएच हुआ 480। पर यूनिट कॉस्ट कितनी? पर यूनिट कितनी? और अगर उस 58 को तोड़ तोड़ के करना चाहें तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पोर्शन कितना, कैसे? दिस डिवाइडेड बाय दिस जी, 20, डायरेक्ट लेबर 30, एफओएच 8। ठीक है, ऐसे बना 58, यानी एक यूनिट बिजनेस को 58 कॉस्ट किया है। अच्छा, ये जो भी सारी डिस्कशन हो रही है ना, ये इंट्रोडक्शन है, इसमें अभी गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है कि ये फलाना खर्चा इसमें शामिल है कि नहीं, लेकिन सर ऐसे भी तो हो सकता था, क्या पता ऐसे हो जाता, उतनी गहराई में नहीं जाना। अभी आपको सिर्फ जो पॉइंट बताना चाह रहा हूं ऊपर ऊपर रह के, बस वो मकसद है इसका। दूसरा साल आया, दूसरे साल में बिजनेस ने टोटल फिनिश गुड्स बनाई 50,000, और इन 50,000 को बनाने में जो खर्चा आया 10 लाख, 15 लाख,
क्या बनी पर यूनिट कॉस्ट? 59। और अगर तोड़ तोड़ के करें तो जी 20, डायरेक्ट लेबर 30 और FOH 9। अच्छा, अब ये सब किया क्या मैंने? मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा गहराई में कूदने की जरूरत नहीं है। बस नॉर्मल नॉर्मल हालात में दोनों साल में ये 20 रुपए 30 रुपए सेम क्यों आया? क्योंकि डायरेक्ट है। अच्छा, नॉर्मल हालात, ठीक है, कोई महंगाई नहीं है, कोई एक्स्ट्रा खराब लेबर नहीं आ रहे, सब सही सही चल रहा है, तो डायरेक्ट है। पता है एक यूनिट में कितने रुपए की लकड़ी लगती है, कितने रुपए का चमड़ा लगता है, तो ये बराबर ही आना बनता था, तभी तो डायरेक्ट है। डायरेक्ट लेबर 30 क्यों है? डायरेक्ट है। पता है एक शर्ट सीने में 2 घंटे लेता है वर्कर, उसको 2 घंटों के पैसे देते हैं, तो इनका पर यूनिट सेम आना ही बनता था। FOH क्यों चेंज हो गया? अच्छा, इनडायरेक्ट तो चलो ठीक है, वर्ड आ गया। कोई मिसाल से सोचें कि चेंज क्यों आया? ये चूंकि डायरेक्ट नहीं है, ये तो टोटल खर्चा उतना ही हो रहा होगा जैसे फैक्ट्री का रेंट है, लोगों की सैलरी है, यूनिट्स कम बनाए या ज्यादा बनाए वो तो उतने रहेंगे। तो यहां पर चूंकि यूनिट्स ज्यादा बन गए थे, डिनोमिनेटर में ज्यादा था, तो पर यूनिट कम आ गई। यहां यूनिट्स कम बने तो पर यूनिट बढ़ गई। तो ये जो FOH है ये हर साल पर यूनिट सेम नहीं रहेगा, लेकिन जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है नॉर्मल हालात में हर साल सेम ही रहेगा। और अगर बिजनेस को अपनी चीजों का सब पता है तो 20 रुपए 30 रुपए ये साल के एंड पे जाके पता चल पाएगा उसको, या पहले भी अंदाजा लगा सकता है? क्यों? क्योंकि पता है एक यूनिट में कितना मटेरियल लगा करता है, पता है एक यूनिट में कितनी मेहनत वर्कर को चाहिए होती है। तो बिजनेस को साल के शुरू में ही पता चल सकता है 20 और 30 का, लेकिन 9 और 8 का पता चलाने के लिए साल एंड करना पड़ेगा। साल एंड होगा, यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ये 9 और 8 रुपए पता चलेगा। यानी बिजनेस को अपने प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट सही जानने के लिए साल एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा चलो साल एंड ना सही, अगर वो कहें महीने महीने की कैलकुलेशन करनी है तो फिर भी महीने एंड का इंतजार करना पड़ेगा। बिजनेस को क्यों जरूरी होती है पर यूनिट कॉस्ट जानना? ये तो बहुत बात की बात है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू करें। बिजनेस, अरे प्रोडक्ट बेचना है तो सेल प्राइस तो तय करें ना। अगर पता ही नहीं है कि हमें कॉस्ट कितने का कर रहा है तो बेचेंगे कैसे? तो बिजनेस को कॉस्ट पता होनी चाहिए, लेकिन खर्चों की नेचर कुछ इस तरह की है कि मटेरियल लेबर तो शुरू में भी खुद अंदाजा लगा सकते हैं, FOH महीने या पीरियड एंड का इंतजार करना पड़ेगा। और इसके अंदर भी मेन मसला किस वजह से आ रहा है? फिक्स्ड खर्चों की वजह से। ज्यादा मसला फिक्स की वजह से आ रहा है ना। आल्दो कि मैं अभी इस वक्त फिक्स्ड और वेरिएबल में नहीं तोड़ रहा, मैंने अभी सिर्फ FOH लिखा है के लिए कह रहा हूं कि इसमें तो फैक्ट्री का रेंट भी आया होगा। जाग रहे हैं? इसमें फैक्ट्री का रेंट भी आया होगा। तो उन खर्चों का चूंकि प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर पीरियड के स्टार्ट में भी अंदाजा लगाया जा सकता है, जबकि FOH वाला पोर्शन पीरियड एंड इंतजार करना पड़ेगा। तो कस्टमर्स को कहेंगे कि अभी ठहरो जरा, हम महीने बाद बताएंगे सेल प्राइस। नहीं, बिजनेस वैसे नहीं चलेगा। तो कोई ना कोई जुगाड़ लगानी पड़ेगी कि प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट में ये कंपोनेंट कितना रखा जाए। इसकी जरूरत हमें साल के शुरू में भी है। क्यों है? शुरू में प्लानिंग करनी है, प्राइस जाननी है, और साल के एंड पे भी जानना है सब। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। तो हमें ये वाली फिगर जाननी तो है,
इन दोनों के बारे में शुरू में अंदाजा लगाना निस्बतन आसान होता है, यह मुश्किल काम है। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखने ये लगे हैं कि इस मसले का हल कैसे करें। किस मसले का हल? कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में एफओएच को किस तरह शामिल करना है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये सीखने लगे इस चैप्टर के अंदर। प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर, प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब फिनिश गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट में जो एफओएच वाला कंपोनेंट है ये चूंकि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करें कि प्रोडक्ट कॉस्ट निकल सके, ये मसले का हल इस चैप्टर में पढ़ने लगे हैं। ये मिसालें अगर नोट की हैं तो फिर ये कहानी भी लिखें जो बताई। आप पूछेंगे सर क्या है ना, इन दोनों ईयर से मैंने ये बताया है कि बिजनेस को प्रोडक्ट कॉस्ट तो जाननी है। अभी अल्फाज पकड़ के लिखने की जरूरत नहीं है, मेरी बात दोबारा सुन लें। बिजनेस को यह जानना चाहिए कि प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट क्या है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर काफी हद तक आसानी से जाना जा सकता है। एफओएच जानने के लिए पीरियड एंड का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस को शुरू में जानना होता है। तो शुरू में इस मसले का हल कैसे निकालें, यानी एफओएच को प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करना है, इसको कैसे हल करें मसले को, ये फिगर कैसे निकालें, ये सारी डिस्कशन इस चैप्टर में पढ़नी है। अच्छा, जिनको कोई अल्फाज नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, वो सिर्फ एग्जांपल लिख लें, कोई बात नहीं, ना लिखें कुछ। पढ़ेंगे। हाँ जी, लिख ली कहानी थोड़ी सी। मैंने ना हर चैप्टर को, पिछले चैप्टर में तो मुझे खास जरूरत नहीं लगी थी बताने की, लेकिन इसके अलावा हर चैप्टर में तो नहीं, लेकिन कई चैप्टर्स में मैं आपको शुरू में ना एक नक्शा बना दूंगा कि मैंने इस चैप्टर को कितने टुकड़ों में बांटा हुआ है। तो मैंने ना आपको इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए 2 टुकड़ों में बांट के पढ़ाना है, जरा टाइमिंग का अंदाजा बता सकूं आपको। मैं इसको 2 हिस्सों में बांट के पढ़ा रहा हूं। एक, हम लोग कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे जो की जा रही होंगी एट स्टार्ट ऑफ पीरियड। स्टार्ट ऑफ साल भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, लेकिन स्टार्ट पे। अब उसको कॉन्टेक्स्ट क्या होगा कि हम एक पीरियड के शुरू में खड़े हैं, और शुरू में खड़े हैं तो कैलकुलेशंस करने के लिए जो सारी फिगर्स होंगी वो सब एक्सपेक्टेड होंगी, और फिर जब हम साल गुजार जाएंगे तो फिर हम मजीद कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। और अब क्या फर्क होगा?
अब हमारे पास एक्चुअल डाटा आ गया होगा। वैसे तो एक तीसरा हिस्सा भी है, लेकिन वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो एक चैप्टर अलग रखा हुआ मैंने इसके लिए, इसकी डबल एंट्रीज, लेकिन वो अभी मैं यहां कवर नहीं करूंगा, ये मैं बाद में किसी चैप्टर में कवर करूंगा। ये बाद में पढ़ाऊंगा, अभी इस चैप्टर को मैंने इन 2 टुकड़ों में बांटा है। यानी हम लोग जो कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, वो कैलकुलेशंस करते हुए हम साल के शुरू में खड़े होंगे या फिर साल के एंड पे खड़े होंगे। अच्छा, शुरू में ना वो उधर एंड पे भी भरे हुए थे लोग, वो क्या डर गए या शिफ्ट कर गए या किसी का दोस्त यार है? डर, मुझे लगता है डर गए बच्चे, बल्कि हाँ पीआरसी रह गया है। हाँ 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 हाँ, कुछ बच्चे मिले हैं वो पीआरसी फेल हो गए तो कॉस्ट उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। वो मुझे यहां से नजर आ रहे होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां चिल है मॉल ना दादा। अच्छा, ये जो अभी तक जो कॉस्ट पढ़ाई है, वैसे तो अभी हम कॉस्ट की एबीसी ही सीख रहे हैं, अभी तो बहुत ऊपर जाना है इसने, पहाड़ की बुलंदियां बहुत ऊंची हैं। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा होता हूँ? नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, गुजारा हो रहा है। हम्म है तो अच्छा, आप में से वो बच्चे जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर तो बहरहाल स्कूल में पढ़ी हुई है और उनको लगता भी होगा कि उनको इंग्लिश ग्रामर आती है। हाँ, उर्दू मीडियम वाले ज़्यादा अच्छी इंग्लिश पढ़ते हैं वैसे। हाँ, मैं उर्दू मीडियम का पढ़ा हूँ और मेरे वो दोस्त जो फरफर अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, तो उनसे ज़्यादा अच्छी ग्रामर है मेरी। लेकिन जब आप इंग्लिश बोलेंगे यहाँ सामने आके तो नहीं बोली जाएगी ना, नहीं बोली जाएगी। और जो बच्चे फरफर इंग्लिश बोल रहे होते हैं, जो आप अभी तो खैर नहीं, एक पीपी का कोर्स करेंगे आप लोग, या शायद कोई कर भी रहा हो, कोई नहीं कर रहा अभी है? अच्छा, इंग्लिश बोलते हैं ना इसमें। तो ये जो लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, हमारे में से कह रहा हूं, और जिनसे इंग्लिश बोली नहीं जा रही होती, तो जिनसे इंग्लिश बोली नहीं जा रही होती, ये आम जो बच्चे हैं, क्यों नहीं बोली जा रही होती है? नहीं नहीं जी, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा होता? क्योंकि आप लोग ना, ये मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं, जो एक वजह, वो लोग ना अपने दिमाग में फिल्टर लगाते हैं ग्रामर का, और उनको लगता है कि वो जो बोलने लगे हैं वो ग्रामेटिकली ठीक नहीं होगा, टेंसेस की गलती कर जाएंगे, और वो फिल्टर उनकी अंग्रेजी को रोक लेता है, वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते, वो ये सोचने लग जाते हैं कि ग्रामर ही गलत होगी, है ना? तो चूंकि वो ग्रामर की गलती भी फिक्र करते हैं ना, तो उनसे इंग्लिश बोली नहीं जाती। ये जो ग्रामर है ना किसी भी जबान में, ये जबान की खूबसूरती के लिए होती है बस। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, कोई भतीजा भांजा या छोटा बहन भाई, जो टूटी फूटी बात करता है, उसकी बात समझ आ जाती है ना? नहीं, जो थोड़ा बहुत बोलने लग गया हो, वो अपनी बात समझा देता है ना, तो वो ग्रामर यूज कर रहा होता है? नहीं, बात तो समझा देता है। तो उसकी बात, अगर आप उसको छोटे होते ग्रामर सिखाना शुरू कर देंगे ना, और उसको ये टेंशन दे देंगे कि ग्रामर सही होनी चाहिए तुम्हारी, तो वो बोल ही नहीं पाएगा। तो ये जो कॉस्ट है ना, आप फिलहाल इसकी प्रेजेंटेशन की टेंशन छोड़ दें। जब आप इसकी प्रेजेंटेशन की टेंशन करेंगे कि सवाल प्रेजेंट कैसे करना है, तो आप अपने दिमाग में फिल्टर लगा लेंगे और सॉल्व करना शुरू ही नहीं करेंगे।
प्रेजेंटेशन की फिक्र किए बगैर पहले सिर्फ कैलकुलेशंस फेंक दें पेज के ऊपर, जब एक बार चलना आ जाएगा ना तो फिर सही चलना भी आ जाएगा। जब बच्चा चलना शुरू करता है ना तो नाप नाप के कदम नहीं रखता है, उसको कदम इस्तेमाल करने आ जाते हैं, उसके बाद सही भी कर लेगा। तो कॉस्ट में अगर आपको यह मुश्किल आ रही है कि समझ नहीं आता सवाल प्रेजेंट कैसे करना है, तो वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आप दिमाग में फिल्टर लगा के बैठे हैं कि कहीं गलत प्रेजेंट ना हो जाए, मैं ऐसे प्रेजेंट करूं जो सही हो। तो उसमें ना फिर आप अपना नॉलेज इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और एक वो डर लेके बैठ गए जो सिर्फ खूबसूरती के लिए था बस। अच्छी प्रेजेंटेशन से क्या होगा है, जगह कम घेरेगी, पढ़ने वाले को जल्दी समझ आ जाएगी। तो अगर देर से समझ आएगी तो नंबर थोड़ी काट लेगा। पेपर मार्क करने वाला इस बात के नंबर नहीं काट लेगा कि मुझे देर क्यों लगी। हां, फितरी बात है, थोड़ा सा बुरा उसको लगेगा, कहीं पर गुंजाइश देने लगेगा तो कहेगा नहीं यार तुमने तंग बड़ा किया है, लेकिन अगर ईमानदार होगा तो इन बातों पे नंबर नहीं कटते। तो जिन बच्चों से कॉस्ट ये मुश्किल आ रही है कि उनको समझ नहीं आ रहा प्रेजेंट कैसे करना है, वो अभी प्रेजेंटेशन की टेंशन छोड़ दें, हो जाएगी आस्ता आस्ता इंप्रूव। जैसे वो हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना तो वो पकते पकते हो जाएगी ठीक। तो अब आपकी प्रेजेंटेशन हल्की आंच पे रखी हुई है, कोई 1.5-2 महीने गुजार लेंगे तो बेहतर हो जाएगी बेहतर। चलें, प्रेजेंटेशन को छोड़ के जो कॉन्सेप्ट समझा रहा होता हूं वो समझ आ रहा, या जब मैं बोर्ड पे सॉल्व कर देता हूं तो ठीक है, वो तो मैंने ही सॉल्व कर दिया, प्रेजेंटेशन का मसला तो हल हो गया, लेकिन जो कैलकुलेशन जिस लॉजिक से की वो बात समझ आती है नहीं है? तो वो पहली दफा में भी इसलिए समझ नहीं आता ना कि आप ये टेंशन ले रहे होते हैं कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। जो जैसा समझ आ रहा है कैलकुलेशंस खोलनी शुरू करें, मिलने शुरू हो जाएंगे हिंट्स, और ये इंप्रूवमेंट होती है साथ साथ। अच्छा जी, चलें, अच्छी बात है अगर आपको बातें समझ आ रही हैं। तो आज हो गए कितने, 16 लेक्चर हैं, 100 रह गए हैं सिर्फ। आप में ये जितने बच्चे यहां बैठे हैं लाहौर से बाहर के कितने हैं? देखो ना, मेजॉरिटी लाहौर से बाहर की। अच्छा, लाहौर से बाहर से मुराद ये नहीं कि जद्दी पुश्ती बाहर के थे, आप वाकई सिर्फ पढ़ने यहां पहुंचे हैं। हाँ, और हॉस्टल में रह रहे होंगे, ठीक है बार बार हाथ ना उठाएं, वो हो गया, हॉस्टल में रह रहे होंगे। खर्चा घर से खुला तो नहीं मिल रहा होगा, नपा तुला मिल रहा होगा, तो आप उस खर्चे का इस्तेमाल हॉस्टल में रहते हुए, अगर आप आदतन साफ सुथरे हैं तो बात कर रहा हूं, हॉस्टल में रहते हुए जो पैसे घर से मिल रहे हैं लिमिटेड, क्योंकि घर वाले पैसे बेचते हैं महीने के जितने भी। हाँ, अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली बिल्कुल रिलैक्स है कि अब्बा जी की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, तो वो डिस्कशन में इस वक्त बात नहीं कर रहा, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको लिमिटेड पैसे मिलते हैं। आपको लिमिटेड पैसे मिले तो हॉस्टल में ही अपने कमरे की डेकोरेशन पे लगा लें वो सारे पैसे, हैं? नहीं? अच्छा, चाहे मैं मिसाल कुछ मजाक वाली दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको किसी काम की जगह पहुंचाने के लिए पूछ रहा हूं। हाँ जी, पैसों को कमरे की डेकोरेशन पे खर्च कर लें? नहीं कर लें, अच्छी बात है, साफ सुथरा रहना चाहिए, जरा नजर को अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा, चादर अच्छी खूबसूरत होगी, है जी। कुछ बचेगा नहीं, किसके लिए नहीं बचेगा? अच्छा, खाने पीने के लिए नहीं बचेगा, शाबाश। चले फिर ऐसा करें कि जितने पैसे घर से आए हैं वो सब खाने पीने और जहां रह रहे हैं उसकी डेकोरेशन पे लगा दें, ठीक है? क्योंकि खाना भी तो जिंदगी है ना, तो इसमें क्या हर्ज है? ट्रैवलिंग करके कहां जाना है? कॉलेज आना है। और अगर पैसे लिमिटेड हैं कि या तो फीस दे सकते हैं, या पढ़ाई का खर्चा कर सकते हैं, या फिर खाने पीने और कमरे की डेकोरेशन कर सकते हैं, तो क्या करें? अच्छा, अब जो बच्चे कमरे की डेकोरेशन या अपने पहनने के कपड़ों के ऊपर, अपने बाकी शौकों के ऊपर वो पैसा खर्च कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि उनका ध्यान उस साल 1.5 साल की जिंदगी पे है जो वो वहां हॉस्टल में गुजार रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि अभी की जिंदगी है, फिर ये दिन 4 दिन है, पता नहीं वापस आने नहीं आने, ये हॉस्टल लाइफ के मजे हैं, ये कॉलेज लाइफ ही तो मजा है, वो उस साल 1.5 साल को फोकस कर लिया। और इसका नुकसान क्या हुआ कि वो साल 1.5 साल गुजर तो जाएगा, पैसे भी खर्च हो गए, लेकिन घर से अब्बा जी ने भेजा किस लिए था? पढ़ने के लिए। पढ़ने के तो पैसे ही नहीं बचे, तो पढ़ाई नहीं। तो ये बेवकूफी है कि अकलमंदी है? बेवकूफी। आप लोग 18-19 इतने साल के हैं, और
अच्छा देखो टाइम कम है, मुझे ना बात पूरी कर लेने दो। आप लोग ये जो 18, 19, 20 साल उम्रें हैं आपकी, चलें अभी मैं दोनों की बात करें, लड़के लड़कियां दोनों। वैसे तो ये एक अलग बहस है, लेकिन मैं फिलहाल अभी शुरू शुरू है इसलिए मैं उस गहराई में नहीं उतरता। दोनों बच्चों की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने अपनी जिंदगी के 5-6 साल लगाने का डिसीजन कर लिया सीए में, और नॉर्मली इतने 6 साल लगते हैं। और किस लिए हैं? फ्यूचर क्या सिक्योर हो जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए ना, अच्छी हो जाए। अच्छा आप ये जो 6 साल लगा रहे हैं, ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो पढ़ते हैं, तो वो इस 6 साल के अंदर अपने खाने पीने को लीस्ट प्रायोरिटी पे ले जाएंगे, अपनी जो भी सोशल लाइफ है लीस्ट प्रायोरिटी पे ले जाएंगे, अपना फिजिकल ख्याल रखना लीस्ट प्रायोरिटी पे ले जाएंगे। टॉप प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? पढ़ाई करना। ऐसे में सेहत भी अफेक्ट होगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़े ही चले जा रहे हैं, मतलब 12, 14, 16 घंटे रोज पढ़े ही जा रहे हैं, ना नींद पूरी हो रही है ना खाना पूरा हो रहा है। और ये 6 साल जो कि हैं प्रेजेंट, आप इनकी कॉस्ट बर्दाश्त करने को तैयार हैं। कॉस्ट है ना, आप 6 साल जवानी के लगाने को तैयार हैं। किस लिए हैं? कल जो फ्यूचर है वो आपका सिक्योर हो जाए, अच्छा फ्यूचर अच्छा हो जाए, चले अच्छा फ्यूचर हो जाए। डिफाइन अच्छा फ्यूचर है, नाम के साथ एफसीए लग गया। अच्छा और है, फैमिली में रिस्पेक्ट हो गई। अच्छा देखो बेशक चाहे मैं बीच में समझाने के लिए मिसालें कुछ हंसी मजाक की दूं, लेकिन इस वक्त ना मैं बहुत सीरियस बात पे पहुंचाना चाह रहा हूं, तो इसलिए जितना सीरियस रह के बात सुनने की समझने की कोशिश करेंगे ना, तो शायद मेरी कोशिश पूरी हो जाए। तो ये जो 6 साल है, अच्छा कम से कम है 6 साल, ठीक है, कम से कम ये जो 6 साल लगा रहे हैं, और जिंदगी के 6 साल की मैं कहूंगा जवानी के 6 साल, जिंदगी के 6 साल और जवानी के 6 साल में बहुत फर्क है। बुढ़ापे के 40 साल आप जवानी के 6 साल को प्रेफर करेंगे, बुढ़ापे के 40 साल की वो वर्थ नहीं है जो जवानी के 6 साल की। आप जवानी के, भरपूर जवानी के 6 साल लगा रहे हैं, किस लिए? कि आपको लग रहा है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तो डिफाइन अच्छा फ्यूचर, फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। अच्छा कहां से आते हैं ऐसे लोग यार? अच्छा सारे बच्चे कुछ ना कुछ सीखने आए हैं? नहीं भाई नहीं। तो डिफाइन अच्छा फ्यूचर भाई, पैसे पैसे। अच्छा अब ये जो पैसे हैं, अच्छा अगर बेकार बात लग रही है जाना तो चले जाए, मैंने छोड़ दिया पढ़ाना, बस पढ़ाई खत्म हो गई, जिसने जाना चला जाए। बैठ रहा है तो बात सुन ले। अच्छा पैसे क्यों क्यों चाहिए? पैसे पैसे खाने है? अच्छा पैसों से क्या होगा? ना ना, पैसों से क्या होगा? नहीं, ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। पैसे से क्या होगा? आप पैसे से वो चीजें, वो सर्विसेज खरीदेंगे जो आपको लगता है कि उनसे आपकी जरूरतें, ख्वाहिशें पूरी होंगी। पैसे से नहीं ख्वाहिश पूरी होगी। आप पैसे से वो चीजें खरीदेंगे जिनसे आपकी ख्वाहिश, मजा, खुशी ये पूरे होंगे। चलो हम इनको थोड़ा टेंजिबल नाम दे दें, तो आप चाहेंगे कि गाड़ी हो, उस गाड़ी से क्या, अच्छी गाड़ी हो, कंफर्टेबल सफर होगा, अच्छा फर्निश्ड, साफ सुथरा फर्नीचर घर होना चाहिए, रहने की जगह सही हो गई, अच्छी क्वालिटी का खाना होना चाहिए। फिर इसके अलावा जो भी जिंदगी की एंटरटेनमेंट है, आप जो भी करना चाहें, आपके पास पैसे अवेलेबल हों। ये मसला ना हो कि पैसे नहीं है, ये एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ है ना। और रिस्पेक्ट भी हो कि सब चोर चोर कहें, हैं? रिस्पेक्ट हो या गालियां दें और करोड़ों कमाएं, रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। चले मान लेते हैं कि आपने जो पैसे कमाए और उससे जो जो भी आप रिसोर्सेज खरीदना चाहते थे वो मिल भी गए, सब ने आपको सलूट भी कर दिया, और आपके पास कोई पैसे की कमी नहीं हुई, आपके पास रहने की जगह भी बहुत अच्छी हो गई, फैमिली लाइफ अच्छी हो गई, खाने पीने सब मिल गया, और जो आपने करियर बनाया, नौकरी की या बिजनेस किया, आप सीईओ बन गए। सीईओ टॉप होता है ना, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होता। कितना अरसा? नहीं, ये आगे कितने साल? बस सीए कर लिया और अगली जिंदगी अच्छी हो गई। कितनी अगली जिंदगी? 25-30 साल। आपने 6 साल लगा के चलें, 25 साल की उम्र में सीए कर लिया, और उसके आगे आप 25-35 साल कर लें, इससे ज्यादा तो नहीं है। चलो 40 साल कर लें, ठीक है, 40 साल कर लिए। उस 40 साल को अच्छा गुजारने के लिए, और आप कह रहे हैं कि वो अच्छा है क्योंकि आप अभी वहां पहुंचे नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि वो अच्छा है,
आप जब सीए कर जाएंगे तो, मैं लफ्ज थोड़ा सख्त इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, आप गधे की तरह जिंदगी गुजारेंगे। मैं मेहनत के हिसाब से बात कर रहा हूं, यानी आपकी जिंदगी फुल ऑफ एफर्ट्स होगी। हाँ, रिसोर्सेज भी होंगे, रिस्पेक्ट भी होगी, लेकिन इतनी मेहनत होगी कि आप वो मेहनत पहले मेहनत क्यों कर रहे थे? एक चीज हासिल करने के लिए। अच्छा, सीए करने के बाद बादशाह सलामत बन जाएंगे? हैं फिर बैठ के खाएंगे? नहीं, फिर आपको वो हासिल करने के बाद मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो सारी जिंदगी करनी पड़ेगी। कितने घंटे पर डे? 8, 10, 12, 15। जितनी सीनियर पोजीशन होती जाएगी उतनी आपकी टेंशन, मेहनत बढ़ती जाएगी। चलो खैर है, मिल भी तो रहा है ना, कर लेंगे, मैनेज कर लिया। और फाइनली क्या हुआ? मर गए। फाइनली मर गए, फाइनली। अब ये जो फाइनली मर गए, हमारा ईमान, उम्मीद कर रहा हूं कि यहां मेरे सामने बिलीवर बैठे हुए हैं, अगर नहीं है तो चलिए अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अगर बिलीवर बैठे हुए हैं तो हमारा ईमान ये है कि मरने के बाद कहानी खत्म नहीं हो जाएगी, असल कहानी शुरू होगी। और उसकी स्टेजेस हैं। जैसे जब मर जाएंगे ना, तो जिसको कब्र की जिंदगी भी कहते हैं, बरज़ख की जिंदगी कह लें, मरने के बाद से क़यामत के दिन तक वो एक फेज है, वो हर बंदे के लिए मुख्तलिफ है। यानी दुनिया के एतबार से हो सकता है स्टिल इसमें 200 साल लगे, अल्लाह जानते हैं, लेकिन वो 200 साल किसी के लिए हो सकता है बहुत स्पीड से गुजरे, किसी के लिए हो सकता है बहुत स्लो गुजरे। यानी एक बार जो इंसान मर गया, क़यामत के दिन दोबारा जिंदा होना है। उस फेज में उसने एक जिंदगी गुजारनी जो हमें नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन उसने एक फेज गुजारना है, वो भी एक लाइफ है। फिर फाइनली रिजल्ट का दिन आएगा, और उस रिजल्ट के दिन, वो दिन भी इटसेल्फ, वो दिन 50,000 साल के बराबर है। दिन आ गया। अच्छा, उस दिन फिर क्या होगा? हो गया हिसाब, रिजल्ट निकलेगा, और रिजल्ट अनाउंस हो गया। तो जो लोग उस रिजल्ट के अनाउंस होने पे पास हुए होंगे, जैसे आप लोग अभी पीआरसी पे स्टेटस लगा देते हैं ना, तो उस वक्त इंसान का बस नहीं चलेगा कि वो खुशी हो के सबको बताए, सबको अपना रिजल्ट दिखाए सीधा हाथ। वो सबको अपना रिजल्ट दिखा रहा होगा कि देखो मैं कामयाब हो गया। और वो कौन है जो ये कामयाबी के नारे लगा रहा होगा? जिसको क्या मिला होगा? जन्नत। कितने अरसे के लिए? हमेशा के लिए, हमेशा। और वो जो बाएं हाथ वाले होंगे, वो रिजल्ट निकलेगा तो वो दोज़ख में जा रहे होंगे। और कितने अरसे के लिए? हमेशा के लिए जा रहे होंगे। हाँ, एक्सेप्शन है कि वो जो मौत के वक्त ईमान वाला था, ईमान वाला, वो अगर पास नहीं कर सकेगा तो वो दोज़ख में जाएगा जरूर। अल्लाह जानते हैं कि वो कितने हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल रहेगा, फिर जन्नत में आएगा। लेकिन ये हजारों लाखों करोड़ों साल भी दोज़ख में गुजारने, बाहर वेटिंग एरिया में नहीं गुजारने। अब ये जो सारी की सारी हमेशा की जिंदगी या हमेशा की नाकामी है, इसका रिजल्ट उस दिन लकी ड्रॉ से नहीं होना है। ऐसा नहीं होगा कि उस दिन को लकी ड्रॉ होगा और जिसका नाम कुरानदाजी में निकल आया वो जन्नत में, जिसका नहीं निकला वो दोज़ख में। ऐसा नहीं होगा। उस सारे के लिए जो परफॉर्मेंस का टाइम है ना, वो ये दुनिया की जिंदगी। ये ऐसे ही समझ लें कि आपके घर वालों ने जैसे आपको लाहौर पढ़ने के लिए भेजा है ना, और रिसोर्सेज दिए हैं, तो आप अगर अक्लमंद हुए तो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल पढ़ाई पे लगाएंगे, कमरे की डेकोरेशन पे नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि गंदे मंदे रहें, नहीं। पैसे हैं, अच्छा डेकोरेट कर लें। पैसे नहीं है तो क्या करें? गुजारा चला लें। ज्यादा खर्च करने का मकसद क्या होगा? पढ़ाई। क्यों? क्योंकि भेजने वाले ने पैसे उस काम के लिए दिए थे। और जब आईकैप का एग्जाम हो जाएगा तो आप, बल्कि नहीं, उससे भी पहले, अभी जब आप पढ़ाई के दौर में चल रहे हैं, तो चूंकि सारे सीए के बच्चे तकरीबन सेम फिक्र रखते हैं, आईकैप के एग्जाम आ रहे हैं, आईकैप के एग्जाम आ रहे हैं, अक्लमंद बच्चा आप किसको समझेंगे? जो साथ साथ पढ़ रहा होगा। क्यों पढ़ पा रहा होगा वो? क्योंकि उसको आईकैप के एग्जाम की फिक्र होगी। और अगर दोस्त मुखलिस है तो अगर आप टाइम जाया कर रहे होंगे तो वो आपको बार बार फिक्र दिलाएगा कि भी एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ लो। और वो बेवकूफ होगा जो ये सारा टाइम खेल कूद में, अच्छा खेल कूद नहीं मैं कहता, मैं कह देता हूं कि जो उसका दिल कर रहा है कर रहा है, चलो ऐसे कह लेते हैं, जो दिल कर रहा है उसमें टाइम गुजार दे। एग्जाम तो फाइनली आना है, तो फिर उसके बाद वो इधर उधर ही देख रहा होगा और फिर फेल ही होगा। एक हदीस में आता है, इसका मफहूम यह है कि अक्लमंद वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। आपने जब सफर करना होता है ना, आप लोग जब घर से लाहौर आ रहे थे तो सामान भी लाए होंगे, कोई बैग, कोई कपड़े, कोई पैसे। कौन से कपड़े लाए हैं? जो वहां पहनते थे या जो यहां पहनने होंगे? हैं जो यहां पहनने होंगे। जैसे मौसम का फर्क है, अगर
या अगर दूसरे मुल्क से आए हैं तो करेंसी कौन सी साथ लेके आएंगे? जो यहां इस्तेमाल होनी है। और अगर वहां से आप बैग भर भर के किसी ठंडे इलाके से आ रहे हैं, बैग भर भर के आप ठंडे कपड़े, ठंडे इलाके वाले कपड़े ले आए, यहां पर लाके वो कपड़े बेकार हैं आपके लिए, इधर उधर देख रहे होंगे कि अब क्या करूं। तो बेटे हमारा ईमान ये है कि हमने ना जिंदा नहीं रहना है इस दुनिया में हमेशा। अल्लाह ने एक निज़ाम चलाया हुआ है। वो निज़ाम ये चलाया है कि हम दुनिया में जब तक भी रहेंगे, अल्लाह ने चीज़ों को ना रिसोर्सेज से जोड़ा हुआ है। जैसे बीज बोएगा किसान, पानी देगा तो फसल निकलेगी, उस पर फल पौधे लगेंगे, वो फल दूसरा खाएगा तो उसकी भूख मिटेगी। इस सारे में कहीं पर कोई फैक्ट्री बन रही होगी, कोई दुकान बन रही होगी, लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट बन रही होगी, जिसने स्किल सीखना है उसको सिखाने वाले कॉलेज बन रहे होंगे, उन कॉलेजेस में फर्नीचर रखने वाले फर्नीचर बनाने वाले बन गए होंगे, किताबें बेचनी है तो प्रिंटिंग प्रेस बन गया होगा, बैग बनाने वाला इंडस्ट्री बन गई होगी। ये सारे के सारे जुड़ गए। ये अल्लाह ने एक निज़ाम चलाया था, एक इकोनॉमिक सिस्टम चलाया था। लेकिन इन सब का मकसद यही जिंदगी गुजार के मर जाना नहीं है। ये अगर मकसद होता, अभी जो मैंने बात शुरू की थी, पैसे क्यों कमाने हैं? अच्छी लाइफ में फैमिली शामिल है। चलो मैं डिसेंट वर्ड फैमिली यूज कर रहा हूं, वरना तो आपको लड़की को लड़का चाहिए, लड़के को लड़की चाहिए, मैं फैमिली कह देता हूं। और खाना, और डिफाइन कर देना, पहनना, रहना। अब आप सोच के देखिए, सारे काम जानवर भी करते हैं, यही सारी नीड्स जानवरों की भी होती हैं। तो फिर मुझ में और जानवरों में फर्क क्या है? तो फर्क है ये सोच कि ये सब मुझे क्यों मिला है, यानी मैं दुनिया में क्यों हूं। ये जो क्यों है ना, ये अल्लाह ने इंसान को दिया, जानवरों को नहीं दिया। और इसी क्यों की वजह से, अच्छा क्यों का जवाब मिला, अच्छा तो फिर कैसे, कैसे? इन सवालों का जवाब ढूंढने की सलाहियत इंसान के पास है, जानवरों की नहीं है। और ये सवाल अंदर रखे हैं तो इंसान आखिरत को पहचानता है और उसकी तैयारी में लगता है। अब ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? देखिए मैंने ना ये 15-16 क्लासेस तो गुजारी हैं और इंशाल्लाह आगे भी पढ़ाना ही है, लेकिन अभी तो जरा थोड़ा ज्यादा झंझोड़ना था। उसके अलावा ना कोशिश करूंगा पूरे सेशन में मैं कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अगर झंझोड़ सका कि आप जब ये सेशन पूरा करके जाएं तो चलो कॉस्ट तो पढ़नी ही है, पेपर पास भी करना है, बिल्कुल करना है। ये जो हमारी सोसाइटी में जो जिसको मैंने रिसोर्सेज कहा था, सिस्टम बनाया, ये फॉलो करना है। डॉक्टर के पास जाना है, दवाई ले खानी है, लेकिन यकीन ये नहीं रखना कि दवाई ठीक कर रही है। ठीक अल्लाह कर रहे हैं, फिर ये बाकी सब क्या हो रहा है, ये अल्लाह ने इम्तिहान बनाया हुआ है। तो अब रिमेनिंग सेशन में इंशाल्लाह जहां जहां जैसे मौका मिलेगा, हो सकता है कहीं पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता सकूं जिससे आपका ओवरऑल इखलाक में बेहतरी आ जाए, कहीं पर कुछ ऐसी बातें बता सकूं जिससे ईमान में बेहतरी आई, यकीन के अंदर, कहीं पर कुछ झंझोड़ के अल्लाह की पहचान करा सकूं, कहीं आपको झंझोड़ कर आपका जो मंजिल है, क्योंकि आप जब गेट से निकलें किस तरफ कदम बढ़ेंगे आपके, जहां जाना होगा, ऐसे ही है ना। तो गेट से निकलने के बाद जरूरी है जानना कि मंजिल क्या है। अगर किसी को अपनी मंजिल नहीं पता होगी ना, तो वो अपने रिसोर्सेज का क्या इस्तेमाल करेगा, जो दिल चाहेगा, इनफैक्ट जो उसका नफ्स चाहेगा, और साथ एक शैतान दुश्मन ऐड हो जाएगा और वो उससे वो काम करवाने को कहेगा जो उसकी आखिरत को नुकसान पहुंचाने वाले होंगे। तो इसलिए इंसान को अल्लाह ने दिए हैं रिसोर्सेज, और उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कैसे करना है ये भी अल्लाह ने बताया है। तो इंसान तब ठीक कर पाएगा जब उसको अपनी मंजिल, अपनी डायरेक्शन पता होगी। और आप ये जो बच्चे हैं, ये बेचारे बेचारे सही मानों में इतने बेचारे हैं कि आपके पेरेंट्स ने, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, आपको मार पीट के पढ़ा तो दिया है, आपको पीछे पढ़ पढ़ के ये तो कोस कोस के कह ही दिया है कि अपना फ्यूचर बनाओ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको ना अल्लाह से तारुफ नहीं कराया पेरेंट्स ने। आपके पेरेंट्स ने आपके इस बात पे पिटाई ही नहीं लगाई कि जिंदगी जो गुजार रहे हो आखिरत में क्या मिलेगा इसका, क्योंकि उन अब्बा जी ने ये मेहनत नहीं की थी। तो ये प्रॉब्लम आपके सोसाइटी में चल पड़ी। अब जो जो इस जिम्मेदारी को समझेगा वो फिर अपना रोल प्ले करेगा। तो मैंने आपको इंशाल्लाह पढ़ाना है, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा कि जहां जहां भी थोड़ा थोड़ा झंझोड़ सका, और उस झंझोड़ने में बहुत सारी देखूंगा क्या क्या एक्टिविटीज कर सकता हूं। तो लेकिन ये जो भी आज साहब आपको बात की है, ये सवाल जरूर दिमाग में लेके जाओ कि आप दुनिया में आ तो गए हैं, लेकिन जो जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर अभी के अभी मर गए, अभी के अभी, किसी के पास एक्सपायरी कार्ड है कि कब मरना है? फरिश्ते ने कोई दिया हुआ है? कोई अपॉइंटमेंट देके गया फरिश्ता कि मैं उस दिन आऊंगा? है कोई ऐसा? नहीं है, नहीं है ऐसा। मैं सीए फाइनल की क्लास पढ़ा रहा था, 2019 की बात है, शायद 2019 से 2018 की बात है, सीए फाइनल की रात की क्लास। और जब वो
क्लास खत्म हुई, दोस्त सब बाहर निकले, गप्पे शप्पे मार रहे हैं आपस में, उनमें से एक लड़का अपने दोस्त को कह रहा है कि मेरी दुबई जॉब हो गई है, बस लाइफ सेट है। तो वो जिसकी दुबई जॉब हो गई थी, अगली सुबह वो बस के नीचे आ गया हुआ था। तो ऐसी ना बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। मेरी अपनी भतीजी, मैं उसको दफना चुका हूँ, एसी से क्वालिफाइड, EY में आर्टिकल्स चल रहे हैं, शादी तय है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो आपको ये सवाल दे के भेज रहा हूं कि अगर अभी इस वक्त मर गए तो इस 19-20, अच्छा आप सारे बालिग हैं, और जब बालिग हो जाते हैं ना तो शरीयत लागू हो जाती है, यानी जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हो गए हैं। तो क्या अभी के अभी अगर मर गए तो नेट बैलेंस क्या है, क्या डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ठीक है, अल्लाह हाफिज।